Hi everyone, Hitesh here. Today we gonna talk about the movie called विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। खैर नाम में तो वो वाला वीडियो है, मगर ये मूवी 97% पारिवारिक है। और 97 ही मैंने क्यों बोला, क्योंकि मूवी की टाइमलाइन भी 1997 की ही है। So now without wasting any time, चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में उत्तराखंड दिखाया जाता है, वही 1997 का। और यहाँ पर हम इस कहानी के वन ऑफ द लीड कैरेक्टर कॉल्ड विक्की को देख पाते हैं, जो कि पेशे से एक मेहंदी बनाने वाला था। आज वो एक शादी में जाकर के लड़कियों की मेहंदी बनाने वाला था, लेकिन यहाँ उसे पता पड़ता है कि उसी की गर्लफ्रेंड विद्या की शादी होने वाली है। उसके मदर फादर दिखाए जाते हैं, जो कि विक्की को पहले से जानते थे, क्योंकि विक्की ही यहाँ का सबसे माहिर मेहंदी कलाकार था। अब यहाँ पर हम विक्की और विद्या का इंटरेक्शन भी देख पाते हैं। विद्या जो कि खफा होती है कि साले तूने पहले मेरे माँ बाप को जा करके हम दोनों प्यार करते हैं ये क्यों नहीं बताया, अब मेरी शादी कहीं और हो रही है और अब लगाते रहना लोगों के हाथों में मेहंदी। तो खैर यहाँ पर कहानी में गाना आता है, गाने को अपन साइड करेंगे, डायरेक्टली आते हैं कंक्लूजन पर। तो बेसिकली रात को जब दूल्हा दुल्हन बैठ जाते हैं, तो उस टाइम में मतलब 1997 में तभी भी ये रिवाज था कि लड़की की हाथों की मेहंदी में लड़के का नाम या कोई अल्फाबेट होना चाहिए। तो यहाँ पर करतार को तो खुद का नाम दिखता नहीं है और ऊपर से विक्की का नाम दिखता है, तो वो तो गुस्से में आ जाता है। तो वो पूछता है विक्की कौन है, जहाँ पर मेहंदी कलाकार बीच में आता है और बताता है कि ये मैंने लिख दिया है। करतार जी को आ जाता है गुस्सा कि लुगाई मेरी, शादी मेरी, खर्चा मेरा, नाम तेरा, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ये तो सही नहीं है। इस चक्कर में परिवारों के बीच में हो जाती है लड़ाई और करतार जी अपनी फैमिली को लेकर के निकल जाते हैं। अब यहाँ पर विद्या के मॉम एंड डैड जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में थे कि इस कमीने विक्की के चक्कर में मेरी बेटी की शादी टूटी है, तो अब शादी करेगा कौन। दैट इज वाई यहाँ पर विक्की को ही विद्या के साथ में शादी करनी पड़ती है। अब यहाँ पर जो विक्की के फादर थे वो बहुत ज्यादा गरीब थे, उनके पास पैसा वैसा था नहीं, मगर कैसे तैसे शादी इनकी फैमिली में डन हो जाती है। अब ये क्या करते हैं कि बातचीत तो हो चुकी है लेकिन वेन्यू तो लगेगा। तो यहाँ पर मतलब कि 1997 में सम्मेलन का बहुत ज्यादा प्रचलन था। मतलब इसमें होता यह है कि काफी सारे कपल्स एक ही जगह पर आकर के एक साथ सामूहिक विवाह करते हैं। मतलब नंबर्स होते हैं सबके, दूल्हों के अलग अलग नंबर्स, दुल्हन के अलग अलग नंबर्स। तो वैसे तो ये काम धर्मशाला वगैरह में हुआ करते थे, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू उनको पैसा मिल जाया करता था। लेकिन यहाँ पर सज्जन कुमार जी जो कि उत्तराखंड के बहुत ही रईस इंसान थे और उन्हें अच्छा लगता था लोगों को मिलाना, शादियां करवाना, बड़े फंक्शंस करवाना। और हमेशा उसकी गाड़ी में उसका एक जीजा भी बैठा हुआ था, जो कि फोटोग्राफर था, या कह सकते हैं कि उसे फोटोज खींचने का बड़ा शौक था, फिल्म वगैरह बनाना। तो सज्जन जी उसे हमेशा डांटते रहते थे कि क्या तेरे को और कोई काम वाम नहीं है क्या, जा जाके लोगों की खींच, अभी तो मुझे यहाँ पर और भी ज्यादा काम करना है। अब यहाँ पर सज्जन जी आते हैं, सभी को जो है गुड विशेस देते हैं और फिर इन दोनों की शादी होती है। अब जो पुराना रीति रिवाज था उसमें किस तरीके की फोटोज क्लिक होती है, कैसे पोजीशंस लेते थे, तो वो सब कुछ दिखाया जाता था। दैट वाज अ वेरी फनी मोमेंट। और शादी हो जाने के बाद में विक्की ले आता है विद्या को घर में। अब वहां पर घर तो इनका छोटा सा, कमरे इतने कम, अब हनीमून मनाए तो कैसे मनाए। तो ये लोग मिलकर के डिसाइड करते हैं कि हम चले जाएंगे हनीमून मनाने के लिए कहीं बाहर। तो डिसाइड करते हैं कि यार चलो गोवा चलते हैं। जबकि इनके जो यानी कि विक्की के फादर होते हैं वो कहते हैं कि अमरनाथ यात्रा का रिजर्वेशन टिकट मैं लेकर के आया हूँ, जाओ जाकर के भगवान के दर्शन भी करे और हनीमून भी मना करके आ जाओ। अब बूढ़े कपल के हिसाब से अमरनाथ यानी कि भगवान कश्मीर की यात्रा जो है उनको बेटर लग रही थी, लेकिन ये अपना जवान कपल जिनको थोड़ी मौज शौक याशी मारनी थी, तो ये सोच रहे थे कि हम तो गोवा जाएंगे। अब बड़ा ही अचलज मामला हो चुका था, यानी कि असमंजस की स्थिति पैदा हो चुकी थी। क्या बात है, इतनी हिंदी बोल दी। तो बेसिकली यहाँ पर झूठ बोलकर विक्की विद्या को ले जाता है गोवा और घर पर बता देता है कि हम पहुंच चुके हैं अमरनाथ। अब यहाँ गोवा के अंदर ये लोग खूब घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और रात को जब इनके बीच में मतलब इंटीमेशन होने वाला होता है, तो विक्की बताता है कि मैंने एक न्यूज़पेपर में देखा था कि अमेरिकन जो होते हैं अपने हनीमून की एक वीडियो बना लेते हैं, मतलब कैमकॉर्डर से। उस टाइम पर तो अच्छे DSLRs होते नहीं थे, कैमकॉर्डर चला करते थे, तो उसमें वो वीडियो बना लेते थे और फिर भविष्य में जब बूढ़े बूढ़े हो जाया करते थे तो अपनी ही मूवीज को देख करके, अपनी ही इंटीमेशन को देख करके मतलब अच्छा आनंद लिया करते थे। तो विक्की ये प्रपोजल रखता है, लेकिन इस टाइम पर क्या है कि कपल्स इतने खुले माइंड के होते नहीं थे। लड़कियों को लगता था कि ऐसी अश्लील वीडियो बनाना, फिर गलती से वो वायरल वगैरह हो जाए तो गड़बड़ का मामला हो जाएगा, इन दोनों के बीच में ही झगड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर होटल में विक्की अकेला, वहाँ रोड पर गोवा में विद्या अकेली। अब जाकर किसी शेक पर बैठ जाती है। अब इस शेक पर क्या आते हैं कि अलग अलग फॉरेनर्स भी होते हैं जो कि पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, खुद की फोटोज क्लिक करवा रहे होते हैं, वीडियोस ले रहे होते हैं। तो विद्या को समझ में आता है कि यार हाँ मेरा बंदा है कैसा भी, लेकिन बात तो सही कह रहा था। फ्यूचर में इन्हीं चीजों को चल करके हम याद करेंगे कि हमारी लाइफ कैसे थी, हमने क्या क्या कांड किए थे। तो फाइनली विद्या उस कैमकॉर्डर वाले वीडियो के लिए अग्री हो जाती है, मतलब कि अपना सेक्स टेप बनाएंगे। अब ये आ जाती है कमरे के अंदर, इन दोनों के बीच में मस्त धूम मस्ती होती है, तो वो साइड रख लेते हैं
अपन पोर्शन, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया इट्स 97% पारिवारिक, 3% थोड़ी वल्गर, तो वही वल्गरिटी साइड में हटा देते हैं। अब जब हफ्ते भर बाद में ये लोग घर पहुंचते हैं तो पिताजी जो कि सोचते हैं कि मेरे बच्चे अमरनाथ से आए हैं, माता का प्रसाद लेकर के आए हैं, कि तभी यहाँ पर चंदा पहुंच जाती है। चंदा जो कि है विकी की बहन, और कहानी में इस कैरेक्टर को इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है कि इसकी 3 शादियां होने वाली थी, मगर शादी से पहले ये भाग गई, यानी कि है तो कंवारी और ढूंढ रही है दूल्हा, मगर हॉटनेस के चलते पूरा गांव मोहल्ला पड़ा है चंदा के पीछे। अब यहाँ पर फनी एलिमेंट के लिए इनके घर में एक नौकरानी भी होती है, उसका नाम भी चंदा होता है। तो कभी टीकू जी, टीकू यानी कि विक्की के फादर, वो बुलाते थे चंदा, कभी आती थी उसकी बेटी मल्लिका शेरावत, तो कभी आती थी उसकी कामवाली। अब एक दिन सीन शिफ्ट होता है रात में, जहां पर सज्जन कुमार जी का जीजा मिलने के लिए आया होता है चंदा से, क्योंकि वो उससे प्यार करता था, लेकिन चंदा जानती थी कि ये हरामी है, हर जगह मुंह मारता फिरता है, इसीलिए वो उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करती और गालियां बक करके भगा देती है। जहां पर शुक्ला का कहना था कि इसका बदला तो मैं लेकर के रहूंगा। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है विक्की और विद्या पर, जो कि रात को थे, मूड में आ चुके थे कमरे के अंदर, और रात को अपने ही डीवीडी के अंदर खुद की वाली कैसेट लगा करके देख करके इंटीमेट हो रहे थे, और इनकी आंख लग जाती है कि तभी सुबह सुबह टीकू जी उठकर चिल्लाने लगते हैं कि घर में चोरी हो गई, सारा का सारा सामान चोर उठा करके भाग गए। और जब विक्की की भी नींद खुलती है तो वो देख पाता है कि उसके कमरे से उसकी डीवीडी गायब है, जिसके अंदर सीडी लगी हुई थी, और सीडी के अंदर ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। तो अगर बाय चांस वो सीडी किसी और के हाथ में लग गई तो इनके तो इज्जत का भाजीपाला हो जाएगा। अब वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। इसी वक्त यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर लाडले को बुलाया जाता है। लाडले जी ये यार बहुत ही फनी आदमी है, और जब ये भी पहली बार चंदा को देखते हैं तो कहीं ना कहीं चंदा के प्यार में पगलेट हो जाते हैं। तो लाडले का पूछना था कि भाई तुम्हारी चोरी क्या क्या सामान हुआ, तो टीकू जी बताने लगते हैं कि घर का सारा सामान, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, हमारा डीवीडी वगैरह सब कुछ चोरी हो गया, आप ढूंढ करके ला करके दो। मगर लाडले क्या है, इनको ज्यादा भाव दे नहीं रहा था, कुछ भी बात ध्यान से सुन नहीं रहा था, कि तभी चंदा बीच में आ जाती है। अब चंदा के बीच में आते ही लाडले जी की तो पाटले हो जाती है, और वो सारी बातों को सुन करके ध्यान में लगाने लगते हैं और कहते हैं कि ठीक है मैडम, कल के कल आ जाएगा आपका सारा सामान। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं विक्की को इस वक्त यानी कि 1997 में सीडीज बहुत ज्यादा प्रचलन में थी, मतलब काफी ज्यादा लोग सीडीज को परचेज और सेल किया करते थे, तो उनकी दुकानें भी बहुत सारी हुआ करती थी। जहां पर विक्की को लग रहा था कि रात की चोरी के बाद में चोर ने वो सीडी कहीं मार्केट में बेच दी होगी, तो वो मार्केट में जाता है, अलग अलग दुकानों पर, अलग अलग साइबर कैफेज में, वहां से सीडी खरीद करके ला करके चेकआउट करता है कि कहीं मेरी सीडी मार्केट में आ तो नहीं गई। मगर 500-600 वीडियोस देख लेने के बावजूद भी उसे खुद की वाली इंटीमेशन यानी कि सेक्स टेप यानी वो वाली सीडी नहीं मिलती। अब कहानी में 2-3 साइड एलिमेंट भी है, तो जैसे कि अपने लाडले जी फूल वगैरह लेकर के आते हैं चंदा के लिए, मगर चंदा जो होती है वो काम वाली हुक समझती है कि मेरे लिए लेकर के आए, तो ये वाली थोड़ी सी बकवास है, इसको अपन साइड में रखते हैं। डायरेक्टली कमिंग टू द मेन कंक्लूजन, विक्की जो कि चोरी हो जाने के 5-6 दिनों बाद बहुत ज्यादा परेशान था, वो आकर लाडले जी को धमका देता है और कहता है कि मुझे कैसे भी करके मेरी डीवीडी चाहिए, ढूंढ कर ला कर दो। अब यहाँ पर हम परदेसी को देख पाते हैं जो कि लाडले जी का राइट हैंड था। वो आता है, बताता है कि देखो बात ऐसी है कि चोर जितने भी है, सारा का सारा सामान चुराने के बाद में चोर बाजार में सुबह सुबह 4-5 बजे के आसपास उसको बेचने के लिए निकलते हैं, तो तुम जाओ, अगर वहां पर तुम्हें तुम्हारा सामान मिल जाए तो वेरी गुड। अब भाई साहब सुबह सुबह निकल पड़ता है अपना विक्की चोर बाजार के अंदर। अब यहाँ पर शक्ति नाम का एक चोर था जिसने ये सारा सामान चुरा करके दिलावर को बेच दिया था। अब हालांकि कैसे तैसे विक्की दिलावर तक पहुंच तो जाता है, उसे बाकी का सामान तो मिल जाता है, मगर वो डीवीडी नहीं मिलती। यहीं पर हम शक्ति को देख पाते हैं, और ये शक्ति ही था जो कि उस दिन इनके घर के अंदर घुस करके चोरी कर रहा था और सारा सामान उठा करके ले गया था। हालांकि मार्केट में विक्की और शक्ति की मुलाकात तो होती है, मगर जैसा कि विक्की ने उसे देखा नहीं था तो वो उसे एक पुलिस वाला समझ करके जाने देता है, और दिलावर दूर खड़ा होकर हंस रहा था कि ये लो चोर सामने है और ये ढूंढ रहा है कि चोरी कहां से हुई और चोर है कहां पर। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है विक्की और विद्या पर, जो कि घर के अंदर होते हैं, और विद्या जिसके घर में चोरी हुई होती है वो पूछती है कि वो जो सीडी थी वो सलामत तो है ना। अब यहाँ पर विक्की झूठ तो बोल देता है कि हाँ सीडी तो सलामत है, क्योंकि मैंने रात को निकाल ली थी, मगर उसकी फटी पड़ी थी क्योंकि डीवीडी के साथ में सीडी भी चोरी हो चुकी थी। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग विद्या को ये बात मालूम चलती है कि उस डीवीडी के अंदर सीडी थी, तो वो विक्की पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है, भड़कने लगती है, इनफैक्ट उसे छोड़कर भी जाने लगती है कि अब मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए, तुम यहाँ से जा सकते हो। मतलब उसको तो क्या भेजेगी, खुद चली जाती है। अब यहाँ पर भड़का हुआ विक्की पहुंचता है दिलावर के पास में, दिलावर को पूछता है कि जो सामान तूने मुझे दिलवाया उसके अंदर एक डीवीडी भी थी, वो कहाँ है। तो दिलावर कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे तो सामान शक्ति ने बेचा था, तुम जाकर के शक्ति से बातचीत करो। अब इस वक्त शक्ति आया हुआ था एक बार में जहां पर बढ़िया डांस वांस चल रहा था। अब इसी बार में शुक्ला भी आया हुआ था, वो भी पार्टी कर रहा था। अब जब तक विक्की पहुंचता शक्ति के पास में उससे डीवीडी मांगने के लिए, मगर
रूम में आने के बाद उसे पता चलता है कि शक्ति को तो किसी ने जान से मार दिया। इसी बीच यहाँ पर लाडले और परदेसी पहुंचते हैं, जो कि विक्की को शक्ति की मौत का गुनहगार समझते हुए धर पकड़ने के लिए आए होते हैं। अब उसके पीछे पुलिस तो लग चुकी होती है और उसे अब तो जेल में ठूस भी दिया जाता है। तभी चंदा पुलिस स्टेशन में कॉल करके लाडले को समझाती है कि मेरा भाई कैसा भी है मगर किसी की जान नहीं ले सकता, आप प्लीज मेरे भाई को छोड़ दीजिए। चंदा, जो कि लाडले का पहला प्यार थी, उसके बोलने पर वो मान जाता है और विक्की को जेल से छोड़ देता है। जिसके बाद रात को रोता रोता सीधा पहुंचता है विक्की विद्या के पास में, उसे समझाता है कि देखो बात ऐसी है कि मैंने तुमसे झूठ बोला, मैं जानता था कि वो सीडी उस डीवीडी के अंदर थी और मैं नहीं चाहता था कि तुम सोच करके परेशान हो जाओ। हालांकि मैंने अपने रिश्ते को बचाने के लिए ऐसा बोला था, मगर मान जाओ मेरी बात, मैं कैसे भी करके उस सीडी को ढूंढ लूंगा, तुम कैसे भी करके वापस आ जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और इनकी एक बचपन की लव स्टोरी भी दिखाई जाती है कि जब ये छोटे थे, बचपन के अंदर विक्की जा करके आजू बाजू के घरों में मेहंदी लगाया करता था, तब विद्या भी उससे मेहंदी लगाया करती थी। मगर इस बार विद्या को बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ था, इसलिए वो विक्की के साथ नहीं जाती और अकेला विक्की अपने घर आ जाता है और मरने का डिसाइड करता है कि आज तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। वो अकेला जाकर के रेलवे ट्रैक पर चलने भी लगता है, ट्रेन आने लगती है, लेकिन तभी पीछे से विद्या आकर उसकी जान बचा लेती है और कहती है कि एक सीडी के पीछे मरने जा रहे हो, इतनी भी अकल नहीं है। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है शक्ति पर, जिसके पास में बुलबुल आई होती है। अब बुलबुल की खास बात यह है कि वो उसकी बॉस भी थी और उसके पास में दो पंटर काम किया करते थे, अनिल और सुनील, जो कि सुनील शेट्टी की एक्टिंग किया करते थे। तो बुलबुल ने क्या है कि शक्ति को बोल रखा था कि मुझे मेरा पैसा चाहिए, कहीं से भी चुरा करके पैसे कमा करके दे, कैसे भी दे, लेकिन शक्ति पे आउट कर नहीं पा रहा था। और यही रीजन था कि जब बुलबुल उससे पैसा मांगने के लिए आई, अनिल सुनील ने उसको ठोका और वो बेचारा वहीं पर बेहोश हो गया था, मरा नहीं था मतलब। और जब तक अपने विक्की भाई साहब वहां पर पहुंचे तो उन्हें तो शक्ति की बॉडी मिली। अब यहाँ पर हम बुलबुल मैडम की असलियत भी देख पाते हैं, जो कि बनी तो साधु फिर रही थी लेकिन थी एक गुंडी। और जब वो शक्ति को मारने के लिए पहुंचे थे तो उसके घर से या कहें कि कमरे से उसने डीवीडी भी चुरा लिया था। अब उस सीडी पर नाम लिखा था मोहम्मद रफी के पुराने गाने, मगर अंदर तो कुछ और ही मामला था। तो वो फोन कर देती है विक्की को। अब इस वक्त घर पर विक्की था नहीं और कॉल उठा लेते हैं टीकू जी। बुलबुल का कहना था कि 10 लाख रुपए ला करके दो, नहीं तो सीडी मार्केट के अंदर फैल जाएगी। तो अब यहाँ पर बहुत सारा कॉमेडी एलिमेंट आता है। टीकू जी को लगता है कि उनकी और चंदा की कोई सीडी वायरल हो गई है, तो वो कैसे तैसे 10 लाख जुगाड़ करके विक्की को देते हैं कि भाई विक्की वो सीडी पड़ी है, जाकर बुलबुल के पास से लेकर के आ जा। तो अब रात को विक्की और विद्या पहुंचे होते हैं कब्रिस्तान में बुलबुल के पास में वो सीडी लेने के लिए, लेकिन तभी इस कब्रिस्तान में से एक भूत निकल करके जिंदा हो जाता है। अब ये काइंड ऑफ स्पूफ ऑफ है या फिर स्पिन ऑफ भी इसे कह सकते हैं अपनी स्त्री मूवी का। तो यहाँ पर स्त्री निकल करके बाहर आ जाती है, इन्हें डराती है, धमकाती है, और जो सीडी थी वो पेड़ में अटक गई थी, तो ये बड़ी ही मतलब क्रिटिकल कंडीशन आ चुकी थी। लेकिन विक्की प्लीज ऐसे मतलब समझाने पर वो चली जाती है। तो काफी फनी मोमेंट था ये। अब जब नेक्स्ट डे इनके पास में वो सीडी आ चुकी थी, ये बड़े खुश थे, तो ये जब चला करके देखते हैं तो मालूम चलता है कि यार ये तो वो सीडी है ही नहीं, मतलब कि इसके अंदर वो वाला कांड तो नहीं हुआ, कोई दूसरा कांड है। और ये कांड किया गया था सज्जन भाई साहब की तरफ से उस सम्मेलन के अंदर आए हुए सभी कपल्स के कमरों में लगाए गए कैमरे के थ्रू। तो अब यहाँ पर क्या करता है विक्की, सीधा पकड़ता है पहले तो परदेसी को, परदेसी से पकड़ता है शुक्ला को, और शुक्ला के साथ मिलकर के सज्जन जी का पूरा भांडा फोड़ने के लिए वो लाडले को बना देते हैं शेख। अब ये शेख क्या करता था, दुबई में बैठता था और सज्जन कुमार से सारी सेक्स टेप या फिर कहें कि ब्लू फिल्म्स की सीडियां खरीदा करता था। और आज वो अगेन इंडिया में आया था सज्जन कुमार से बड़ा स्टॉक लेने के लिए। अब यहाँ पर सज्जन कुमार ने तो यही बिजनेस बना करके रख लिया था कि शादियों का एक बड़ा सा वेन्यू लगवाता था, बहुत सारे रूम्स कपल्स के लिए रख देता था और उन रूम्स के अंदर कैमरा फिट करवा दिया करता था शुक्ला के साथ मिल करके। अब यहाँ पर एक सॉन्ग भी आता है जिसके अंदर नाना नारे अपने दिलेर मेहंदी जी आते हैं। गाना तो बड़ा मस्त था और सबसे कमाल बात तो ये है कि ये गाना भी 1997 में ही रिलीज हुआ था। खैर यहाँ पर सॉन्ग जो था खत्म हो जाने के बाद में अब यहाँ पर शेख साहब बीच में आते हैं सज्जन कुमार के साथ में डील वगैरह करने के लिए। तो सज्जन जी कहता है कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, आपका स्टॉक रेडी है, आपको 2-3 घंटों में मैं देता हूँ। अब ये क्या करता था कि शुक्ला के साथ मिलकर के जितने भी कपल्स होते थे उनके दूध में मिला देता था मस्त शीलाजीत, और इनकी बढ़िया बन जाती थी कैसेट। मगर इस बार शादी में उसकी बेटी भी किसी ईसाई के साथ में यानी कि क्रिश्चियन के साथ में शादी करके एक रूम के अंदर सेट होने वाली थी। और जब ये बात सज्जन जी को पता लगती है कि उसकी बेटी ने भी यहीं पर शादी कर ली, यानी कि सम्मेलन में और इन्हीं रूम्स में से किसी एक में है, और कैमरे तो उसने ऑलरेडी फिट कर दिए थे, तो वो घबरा जाता है। हर रूम के अंदर जा जाकर अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करता है कि अगर उसकी सीडी बन गई तो मार्केट में वो भी बदनाम हो जाएगी। लेकिन ये सारी चाल तो विक्की की थी। और अब फाइनली यहाँ पर आकर सज्जन जी का भांडा फूटता है। अब यहाँ से कहानी थोड़ा सा इमोशनल थीम पिक कर लेती है, मतलब कि एंड में
काफी रोना धोना होता है। यहाँ पर एक बीइंग हस्बैंड विक्की सज्जन को मारने लगता है, कहने लगता है कि ये तो चलो आज तेरी बेटी थी, तू इतना पॉसेसिव हो गया कि कहीं उसकी सीडी वायरल ना हो जाए। सोच यहाँ पर इस शहर में इतनी सारी औरतें हैं, खुद की घर की महिलाएं हैं, उनकी जब इज्जत तू बेआबरू करता होगा तब तुझे शर्म नहीं आती होगी। और काफी रोने धोने मार कुटाई के बाद में सज्जन जी को जेल में ले जाया जाता है, मतलब पुलिस उठा करके ले जाती है और सारी कहानी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर पलंग के नीचे जब चिंटू खेल रहा था तो उसे एक सीडी मिलती है और बेसिकली ये वही सीडी थी जो कि गोवा में बनाई गई थी। अब खेलता खेलता वो सीडी को लेकर भागने लगता है। यहाँ पर विद्या उसका पीछा करती है, मगर गलती से वो सीडी गिर जाती है माताजी के ट्रक में, जिस पर लिखा था मुकेश के दर्द भरे गीत। अब ये काइंड ऑफ इस मूवी के सीक्वल के लिए एक क्लू छोड़ा गया है कि किस तरीके से माता के जगराते में मुकेश के ये वाले गीत बजेंगे, मतलब कि गोवा वाली सीडी बज जाएगी तो क्या कांड होंगे। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये बेहतरीन मूवी यहीं पर खत्म होती है। आई होप गाइस कि वीडियो एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। वैसे सच कहूं तो ऐसी मूवीज एक्सप्लेन नहीं बल्कि खुद देखने में ज्यादा मजा आता है, लेकिन जिन लोगों के पास में नेटफ्लिक्स, प्राइम, वूट, हॉटस्टार, एप्पल प्लस, HBO, क्रंची रोल इन सब के सब्सक्रिप्शंस नहीं होते तो वहां पर हम जैसे लोग काम आते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारी ये मेहनत पसंद आई देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमें आप लोगों के प्यार, सपोर्ट, लव की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे ही और वीडियोस हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।